हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंजीनियरिंग का यूनिट 4 कंप्लीट इन वन शॉट। एंड आज की ये वीडियो देखने के बाद यूनिट 4 के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। ऑल्सो मैं नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो इफ यू वांट तुम उसको भी दोबारा से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यूनिट 4 है हमारी कंट्रोलिंग, डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस। तो देखो, कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है। कंट्रोलिंग इज अ कोर मैनेजमेंट फंक्शन that ensures organizational activities align with plans। तो बेसिकली कंट्रोलिंग एक कोर मैनेजमेंट फंक्शन है। लाइक कंट्रोलिंग का मतलब क्या हुआ। सपोज कि मैं बॉस हूँ और मेरे अंडर कुछ लोग काम कर रहे हैं और मैं उनको कंट्रोल करती हूँ, मैं नजर रखती हूँ उन पर, या फिर मैं देखती हूँ कि वो किस तरीके से काम करेंगे सच दैट उनकी परफॉर्मेंस विल बी इम्पैक्ट टू द कंपनी। ओके, तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या हो गया, ये एक कोर मैनेजमेंट फंक्शन है जहां पर हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज है या फिर प्लान्स हैं जिनकी हेल्प से कहीं ना कहीं हमारे गोल्स हमें अचीव हो। ठीक है, सो इट इन्वॉल्व्स मेजरिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट गोल्स एंड मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट्स। तो यहाँ पर कंट्रोलिंग में हम क्या देखते हैं कि हम कुछ गोल सेटअप करते हैं, फिर हम देखते हैं कि हम उन गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। सो एक्सपर्ट्स के अगर डेफिनेशंस देखें तो एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग कंट्रोलिंग का मतलब सिंपल सा ही है कि हम कॉन्स्टेंटली इवेल्युएट करते रहे कि हमने कितनी प्रोग्रेस की, क्या करी, एंड अपना कितना प्लान हमने कंप्लीट करा, कितना अचीव कर पाए, एंड मेकिंग एडजस्टमेंट टू इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज अचीव। सो अगर मैं तुम्हें यहाँ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताऊं तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या हुआ कि कंपनी है, मैंने कंपनी की ग्रोथ के लिए टारगेट सेट करे, कुछ प्लान सेट करे कि मेरे को ये प्लान अचीव करने ही करने हैं। ठीक है, अब मैं कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रही हूँ कि प्लान ये था, टारगेट ये था, इसमें से कितना टारगेट हो गया। अब जितना हो गया अच्छा है, नहीं हुआ तो फिर मैं अपना अप्रोच चेंज करूंगी सच दैट आई कैन अचीव माई टारगेट, आई विल अचीव माई टारगेट, है ना। उसके लिए मैं अपने प्लान्स को चेंज करूंगी। तो यही होता है कंट्रोलिंग। सिंपल सा मतलब है कि हमें देखना है कि हम पहले तो अपना जो प्लान एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसको कॉन्स्टेंटली इवेल्यूएट करते रहेंगे कि हम कितना अच्छा कर पा रहे हैं, है ना, कितना प्रोग्रेस करा, एंड फिर देखेंगे कि अच्छा अगर प्रोग्रेस नहीं करा तो चेंज करेंगे, थोड़े एडजस्टमेंट्स करेंगे अपने प्लान में सच दैट वी कैन अचीव अवर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इन प्रैक्टिस कंट्रोल ट्रांसलेट्स, एक सेकंड मैं हाईलाइटर कर लेती हूँ। ओके, in practice, control translates plan into concrete stands और targets। तो यहाँ पे देखो, कंट्रोल्स में जो भी हम प्लान्स बनाते हैं वो एक तरह से टारगेट्स होते हैं। उन टारगेट्स को ही हम लेटर ऑन मॉनिटर करते हैं कि हमने कितना अच्छा कर दिया, क्या क्या चीजें कर दी, है ना। उन टारगेट्स को लेटर ऑन वी कैन मॉनिटर एंड देन देखते हैं कि हमारा कितना रिजल्ट हमने अचीव करा। तो कंट्रोलिंग का सिंपल मतलब ये है कि एक प्लान बनाओगे, अपने परफॉर्मेंस को देखोगे कि कितना तुम अपने गोल्स की तरफ पहुंच पा रहे हो, नहीं पहुंच पा रहे तो एडजस्टमेंट करोगे। सिंपल। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं विदाउट इफेक्टिव कंट्रोल इवन वेल formulated plans can go unrealized because employees may deviate from objective or conditions may change, thus the control process is essential। It helps organizations stay on course, maintain quality, avoid waste and achieve strategic goals। तो सिंपल सी चीज ये है कि मानो अगर मैंने एक बहुत अच्छा प्लान बनाया, मेरा टारगेट है कि मेरे को महीने के एंड तक 4 सेल्स करवानी है। ठीक है, बहुत कम टारगेट लेके चलता है, 4 सेल्स करवानी है। अब क्या है कि अगर मैं कॉन्स्टेंटली परफॉर्मेंस मॉनिटर कर रही हूँ अपने एम्प्लॉयज की, हर एम्प्लॉय से मेरे को 4 सेल्स चाहिए, तो मानो सपोज फर्स्ट वीक में मैं गई, ये 4 सेल्स चाहिए, ये तो मैंने टारगेट बना दिया कि एक मंथ के अंदर मेरे को ना ये चार चार कोर्सेज बिकवाओ या कुछ भी करवाओ, ये 4 चीजें करवाओ। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने टारगेट सेट कर दिया। अब दो चीज हो सकती है, या तो मैं कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रही हूँ हर एम्प्लॉय की हर वीक की परफॉर्मेंस। ठीक है, हर वीक की परफॉर्मेंस में पहले वीक में देख रही हूँ कि अच्छा उसने 2 सेल्स करवा दिए तो अब उसको 2 सेल्स और करवाना है ना। सेकंड वीक में उसकी परफॉर्मेंस देखी, थर्ड वीक में परफॉर्मेंस देखी, तो इसका तो मुझे पता चला हाँ ये सेल्स करवा रहा है तो महीने के एंड तक ये टारगेट कंप्लीट कर देगा। अब एक और एम्प्लॉय है जो 2-3 वीक्स तक कुछ करवा ही नहीं पा रहा, तो मुझे ये तो पता है ना कि ये टारगेट पूरा नहीं कर पाएगा, तो मैं उसको ट्रेन करूंगी या देखूंगी कि क्या दिक्कत आ रही है। तो इसी को हम कंट्रोल करना बोलते हैं, कंट्रोलिंग बोलते हैं कि अगर देखो अगर क्या होगा कि सपोज अगर मैं उसकी परफॉर्मेंस ही नहीं चेक करती,
जिसकी एक भी सेल्स नहीं हो रही, उसकी परफॉर्मेंस ही नहीं चेक करोगे तो महीने के लास्ट में वो बोलेगा कि हो ही नहीं पा रहा उससे। ठीक है, वो एकदम चिल हो जाएगा, इजी हो जाएगा, लेकिन पूरे महीने वो कुछ काम ही नहीं करेगा उस चक्कर में। अगर मैं कॉन्स्टेंटली थोड़ा थोड़ा प्रेशर देती रहूंगी, कॉन्स्टेंटली ऐसा होगा ना, जैसे हमारे एग्जाम्स अगर 2 महीने में एक बार आते हैं तो हम तभी पढ़ते हैं, बिकॉज प्रेशर आता है कि अब मार्क्स दिखेंगे, अब चेक होगा। अगर हर वीक टेस्ट हो तो हर वीक लोग प्रिपेयर करने लगेंगे। थोड़ी वही चीज होती है कि कांस्टेंट मॉनिटर करने से करेक्ट रिजल्ट्स मिलने के ज्यादा चांसेस होता है। सो दिस इज कंट्रोलिंग। ओके, आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल। फॉर एग्जाम्पल, merchant emphasize that after plans are set, management's primary task is to ensure these plans are carried out. तो मर्चेंट क्या करता है, वो देखेगा कि जैसे ही प्लान सेट हुआ, बाकी लोगों का काम ये हो कि वो लग जाए इस प्लान को कंप्लीट करने में, है ना। ये सारी चीज होती है। अब आता है कंट्रोलिंग सिस्टम एंड द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। अभी मैंने तुम्हें सिंपल सा ये बताया कि कंट्रोलिंग होती क्या है। अब हम कंट्रोलिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे एंड द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, कंट्रोलिंग सिस्टम में ना दो चीज है। कंट्रोलिंग सिस्टम एक क्या है, यहाँ पर पहला तो प्रोसीजर है और दूसरा फीडबैक है। तो ये पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम प्रोसीजर एंड फीडबैक मैकेनिज्म पे बेस्ड है, जहां पर हम एक्टिविटीज को मॉनिटर कर पाते हैं। देखो हम क्या करेंगे, मैंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, मेरे को इन लोगों से ये चीजें चाहिए, ये गोल्स चाहिए। अब मैं एक प्रोसीजर बता रही हूँ, है ना, और बाद में फीडबैक ले रही हूँ, फीडबैक दे रही हूँ, या फिर ये चीज होती है। तो जब कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहे हैं, उसके स्टेप्स क्या होंगे, प्रोसीजर बताया, फीडबैक मैकेनिज्म का यूज करा, और इसी को हम कंट्रोलिंग सिस्टम बोल रहे हैं। ठीक है, देखो होता क्या है, द क्लासिक कंट्रोल प्रोसेस हैज 5 स्टेप्स। अगर मुझे कंट्रोल करना है तो 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले मैं एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बनाऊंगी, यानी कि मेरे एम्प्लॉयज हैं और मुझे ना एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बनाना है कि ये एम्प्लॉय मेरे को इतना लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दे, है ना, ऐसी परफॉर्मेंस दे। अगर इससे नीचे दे रहा है तो आई लाइक द एम्प्लॉय रियली नीड टू वर्क ऑन हिमसेल्फ। अगर इससे बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है तो कोई बात ही नहीं है। तो जब मैं कंट्रोल करती हूँ, कंट्रोलिंग करती हूँ अपने से अपने अंडर लोगों को, तो मैं कुछ स्टैंडर्ड सेट करती हूँ कि ये मेरा स्टैंडर्ड या फिर आइडियल एम्प्लॉय है। इफ ही इज डूइंग गुड देन इट इज एक्चुअली गुड, राइट। बट अगर वो नहीं कर रहा तो प्रॉब्लम है। तो कंट्रोलिंग में सबसे पहला काम है कि एक स्टैंडर्ड सेट कर देना, लोगों को बोलना ये स्टैंडर्ड है एंड एवरीवन नीड्स टू अचीव दैट। ठीक है, नहीं भी अचीव कर पा रहा सो एवरीवन नीड्स टू ट्राई टू अचीव दैट, है ना। तो सबसे पहले हमने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट कर दी। उसके बाद कैसे परफॉर्मेंस का पता लगाएंगे, मेरे पास एक एम्प्लॉय है सपोज रमेश नाम का। अब ये एम्प्लॉय मेरी कंपनी में कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो क्या देखेंगे, मेरे स्टैंडर्ड्स हैं कि ये कुछ ऐसा करे कि सपोज मैं बोलती हूँ कि या इसको ऐसे एग्जांपल लो, सपोज एक क्लास में स्टूडेंट है, रमेश नाम का स्टूडेंट है। अब मेरी ना आइडियल एक्सपेक्टेशंस ये है कि अगर मेरा पेपर मैंने बनाया 80 नंबर का, तो उसमें से एटलीस्ट मैं चाहती हूँ कि 70 प्लस सब लाए, ये मेरी एक्सपेक्टेशंस है ना। 70 प्लस सब लाए, ये मेरी एक्सपेक्टेशंस है। अब इसमें रमेश के आते हैं 45 या 45 आता है। ठीक है, तो कितना डिफरेंस आया, ये सारी चीजें देखने को ही कंट्रोलिंग बोलता है। जो एक्चुअल मेरी एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस थी, मतलब इन सबको कंट्रोलिंग सिस्टम और प्रोसेस को कैलकुलेट करना बोलता है। सो एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो मेरा था उसमें और उसने जो परफॉर्म करा उसमें जो डिफरेंस आया, यही पता लगाना होता है हमें। दिस इज प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। तो क्लासिकल क्या होगा, कैसे करेंगे, सबसे पहले जो भी हमारा परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड था, सबसे पहले हम सेट कर देते हैं, उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, देन वी कंपेयर परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, है ना। कंपेयर करके देखेंगे कि कितना एक्चुअल डिफरेंस आ रहा है, और फिर एनालाइज करते हैं कि कितना डिफरेंस आया, और हम देखते हैं कि किस तरीके से हम एक्शंस करके उस डिफरेंस को कम कर सकते हैं, है ना। उस डिफरेंस को कम कर सकते हैं, उसके परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यही सब चेक करने को कंट्रोलिंग सिस्टम बोला जाता है। दिस साइकिल ऑफन ऑपरेट्स कंटिन्यूअसली इन अ क्लोज लूप। ये क्लोज लूप में चलती रहती है ना। क्लोज लूप में क्यों चलेगी, सपोज अभी परफॉर्मेंस सेट की, उसके बाद चेक करा, उसके बाद जो डिफरेंस था करेक्ट करने की कोशिश की, देन अगेन परफॉर्मेंस सेट की स्टैंडर्ड, फिर कंपेयर करा, फिर चेक करी। सो ये कांस्टेंट लूप में चलती रहती है। In practice, for instance, a company might set a monthly sales target
तो जो मैंने तुम्हें एक सेल्स का एग्जांपल दिया था कि क्या ऐसे एग्जांपल में देखो कि एक कंपनी थी जिसने सपोज टारगेट करा सेल्स का, और उसने फिर देखा कि सपोज उसका तो टारगेट है कि सारी सेल्स हो जाए मंथ के एंड तक। उसके बाद उसने देखा एक्चुअल सेल्स कितनी हुई है, एम्प्लॉय ने एक्चुअल कितनी की है, दोनों को कंपेयर करा, फिर जो डिफरेंस आया फिर देखा कि क्या चल रहा है, क्यों गड़बड़ चल रही है, ये सारी चीजें है ना। और उसके अकॉर्डिंग अपनी मार्केटिंग को एडजस्ट करा कि अच्छा सेल्स नहीं हो रही है, अगर ये टारगेट था पर अचीव नहीं हुआ तो उसके लिए हमें क्या क्या करने की जरूरत है। सो यही सब होता है। सो कंट्रोल प्रोसेस शोइंग हाउ प्रोएक्टिव एंड कंकरेंट कंट्रोल सराउंड the production process with output compared to standards and feedback used to correct the process। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कंट्रोल प्रोसेस की, तो ये पूरा प्रोसेस कैसे है कि एक गोल सेट करा, फीडबैक्स दिए, उसके बाद फीडबैक्स देने के बाद भी स्टैंडर्ड सेट करे, ये सारी चीजें। ओके ना, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि किस तरीके से प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग का यूज करके थ्रेफ्ट्स, एम्प्लॉय थ्रेफ्ट्स को कम करा गया था। एक कंपनी थी जहां पर उन्होंने सेट करा कि अब से ना जीरो थ्रेफ्ट गोल होना चाहिए, कोई भी थ्रेफ्ट नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने सिक्योरिटी मेजर्स का यूज करा और कंपेयर करा जितना थ्रेट हुआ है उसको, ठीक है। फिर इन्वेस्टिगेट करा कि जीरो थ्रेड्स का टारगेट था, अभी इतने थ्रेड्स हुए, कितना गैप आ रहा है। देन बहुत ज्यादा पेनल्टीज लगाई कि अब से थ्रेड्स आएंगे तो ये सारी पेनल्टीज लगेंगे। एंड देन ऐसा करके उन्होंने पेनल्टीज वगैरह लगाई, एक्शंस परफॉर्म करे, तो थ्रेड्स होना कम हो गए एंड देन खत्म हो गए। तो इस तरीके से हमारी प्रोसेस कंट्रोलिंग वर्क करती है। अब इफेक्टिव कंट्रोल के रिक्वायरमेंट क्या है? कंट्रोल अगर मैं अच्छा करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरी कंपनी अच्छे से ग्रो हो, सब बढ़िया चले, तो हाउ कैन आई डू दैट? मैं अपनी कंट्रोलिंग को इफेक्टिव कैसे कर सकती हूँ? तो कुछ फीचर्स होते हैं। सबसे पहले होता है क्लियर स्टैंडर्ड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। मानो मैंने अभी अभी ना 1 महीने पहले कंपनी खड़ी करी है, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मैंने न्यू न्यू कंपनी खड़ी की है। अब मैंने एम्प्लॉयज को हायर कर दिया और मैं उनको टारगेट देती हूँ कि तुम्हें 2 महीने के अंदर ना एकदम 100 करोड़ तक पहुंचा देना है कंपनी को, बहुत ज्यादा। तो ये तो बहुत ऐसा अनअचीवेबल ऑब्जेक्टिव हो गया, ये तो हम सेट ही नहीं कर सकते। तो अगर तुम्हें एक्चुअल में कंट्रोल करना है, लोग तुम्हारी बात सुने, अच्छे से सब हो, कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव लेती चले, ऐसे वर्क करे कि अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ पहुंचे, तो एटलीस्ट यू शुड सेट अ लाइक आइडियल ऑब्जेक्टिव, अचीवेबल ऑब्जेक्टिव, है ना। एक अचीवेबल ऑब्जेक्टिव तो सेट करना, वरना क्या मतलब, अचीव ही नहीं हो पाएगा। तो जैसे तुम लोग बनाते हो, टू डू लिस्ट बनाते हो कि आज ना मैं 5 DSA के क्वेश्चंस कर लूंगा, 200 वीडियोस देख लूंगा कोड विथ हैरी के, एंड समथिंग समथिंग, एंड देन डीएसए भी हो जाएगा, डेवलपमेंट भी हो जाएगा। तो ये तो बहुत अनअचीवेबल चीज होगी ना। टारगेट सेट करो तो रियल तो सेट करो, वही वाली चीज है, ठीक है। वरना तो वो अनअचीवेबल ही रह जाएंगे, फायदा क्या हो बनाने का। सो गोल्स जो होते हैं दैट मस्ट बी वेल डिफाइंड, क्वांटिफाइबल एंड कम्युनिकेटेड, सो एवरीवन नो व्हाट इट इज एक्सपेक्टेड। तो जब भी गोल सेट हो कंपनी के, हमारे 5 मंथ्स का ये प्लान है या 2 मंथ्स का ये प्लान है, देयर शुड बी अ मीटिंग सो दैट एवरीवन नो कि हाँ मतलब क्या है इन गोल्स का। कंट्रोल्स आर मीनिंगलेस विदाउट क्लियर टारगेट। जब तक क्लियर टारगेट्स नहीं होंगे तो कंट्रोल मीनिंगलेस है, ठीक है। उसके बाद एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सपोज मैंने बोला कि मेरे को चाहिए जैसे मेरी एक पूरी टीम काम कर रही है, मैं बनाती हूँ सॉफ्टवेयर, समथिंग इज्यूम कर लो, सॉफ्टवेयर बनाती हूँ, वेबसाइट्स बनाती हूँ। अब मैंने टारगेट दिया कि मेरी कंपनी को ना 2 वेबसाइट्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब ये तो हो गया कि मेरे को 2 वेबसाइट चाहिए, मैंने ये तो उनको बता दिया कि मेरा गोल ये है कि मुझे 2 वेबसाइट चाहिए, बट जब तक मैं उन्हें टाइमलाइन नहीं बताऊंगी कि कब तक चाहिए, तो वो मीनिंगलेस अचीवमेंट हो गई। जब तक टाइम नहीं पता चलेगा कोई फायदा ही नहीं हुआ, है ना। वो तो आराम से 1 साल में बनाएंगे। तो इसीलिए जो भी हम अपनी रिक्वायरमेंट्स देते हैं, पहली चीज तो वो क्लियर होनी चाहिए, स्टैंडर्ड पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन। अब देखो मेरे को किसी से कुछ काम करवाना है, तो मुझे पहले उसको सारी इंफॉर्मेशन देनी होगी। अगर मुझे किसी एम्प्लॉय से एक वेबसाइट बनानी है, तो मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा उसको टाइमली कि मुझे ये बनवाना है, ये बनवाना है, ये फीचर्स डलवाना है, ये सब डलवाना है, एंड इस दिन तक चाहिए। तो ये होता है एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन। अगर मुझे इफेक्टिव कंट्रोल करना है, तो मुझे यूजर को या जो भी नॉट यूजर, जिससे भी मैं काम करवा रही हूँ, उसको परफेक्ट इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ठीक है।
एक अप टू डेट इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, वेदर इट इज फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और क्वालिटी मेट्रिसेस, ताकि वो अपना काम कर पाए और कोई डिलेज ना हो, कोई एरर्स ना हो, ये सारी चीज होती है। Then the third point is flexibility and adaptability. So control system should be able to adjust standards or methods if condition change. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम फिक्स हो गया कि मैंने तुम्हें ये फीचर्स बोले थे अब यही बनेंगे, अब कोई चेंज नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होता, हमें टाइम टू टाइम अपने देखो, ये भी नहीं है, अगर मैं तुम्हें ऐसे बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मेरे को ना 2 साल में, 1 साल में अपनी कंपनी को बहुत ग्रो करवाना है, या फिर 1 साल में इतने लोगों को हायर करना था, ये मेरा गोल था, ताकि मैं अपनी कंपनी को भी बड़ा बना पाऊँ, ज्यादा एम्प्लॉयज को हायर करना था। अब ये तो मेरा गोल हो गया। अब सपोज कुछ भी हो सकता है, बहुत ज्यादा महंगाई की वजह से या जो भी रीजंस है, अब मैं 1 साल में इतने एम्प्लॉयज को हायर नहीं कर पा रही, बिकॉज मेरा खुद का बजट है, मेरी खुद की कंपनी इतनी ग्रो नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर मैं अपना ऑब्जेक्टिव को चेंज करके कुछ और कर सकती हूँ, राइट? तो हमारी जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इट शुड बी फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल। जो भी मार्केट में चल रहा है उस अकॉर्डिंग तुम खुद को भी अडेप्ट करो। ठीक है, जैसे अभी एआई बहुत ट्रेंडिंग में चलने लग गया था, तो ज्यादातर कंपनीज देखो, जैसे व्हाट्सएप ने अपना मेटा एआई रिलीज कर दिया, एंड इंस्टा पर देखोगे, इंस्टा पर भी एआई आ गया है, चैट जीपीटी, ग्रॉक और कितने सारे अलग अलग थीम चेंज, बैकग्राउंड चेंज एआई आ रहे हैं ना। सो एवरीवन इज वर्किंग ऑन एआई, एंड वो बचपन से तो नहीं सीखे थे, उन्होंने फ्लेक्सिबल करा खुद को, खुद की कंपनी को, कि दे कैन ऑल्सो मेक अ सॉफ्टवेयर लाइक दैट बिकॉज दिस इज ट्रेंडिंग। सो दिस इज फ्लेक्सिबिलिटी एंड इट इज इंपॉर्टेंट इन कंपनीज, राइट? उसके बाद आता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। सो कॉस्ट इफेक्टिवनेस, अब कॉस्ट इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है? देखो, अब यहाँ पे क्या होता है कि सपोज अगर मैं कंट्रोल कर रही हूँ, है ना, तो यानी कि वर्कर्स की, एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, तो इट शुड आउटवे द कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग इट। ठीक है, तो देखो, कॉस्ट इफेक्टिवनेस का सिंपल सा मतलब ये है कि मानो मैंने कंट्रोल में बहुत ज्यादा अपने मेहनत किया, तो उस अकॉर्डिंग मुझे उतना ही आउटपुट मिलना चाहिए। सपोज कंट्रोलिंग में मैंने मॉनिटर्स इंस्टॉल करे हैं, ठीक है, लोगों के परफॉर्मेंसेस को देखने के लिए कैमरास लगाए हैं, सॉफ्टवेयर्स बनवाए हैं, तो जितना भी मेहनत मैंने की है एंड एफर्ट्स मैंने डाले हैं, उतना मुझे कॉस्ट उसका वापस मिलना चाहिए। दिस इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस। द लास्ट पॉइंट इज, व्हाट इज द मेन इफेक्ट ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल? लाइक मेन रिक्वायरमेंट क्या होती है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं उनका पार्टिसिपेशन एंड ट्रस्ट इज नेसेसरी। मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, कितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लूं, अगर एम्प्लॉय पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, काम ही नहीं कर रहा है, तो फिर कहाँ का गोल अचीव हो पाएंगे, राइट? सो कंट्रोल वर्क बेस्ट कब कब सबसे ज्यादा काम करेगा? जब एम्प्लॉयज एक्चुअली अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे द पर्पस, दैट व्हाई वी आर डूइंग दैट ऑल दिस। ठीक है, excessive or poorly communicated controls can breed resentment and reduce morale. In short, an effective control system aligns with organizational goals, provides relevant information, can evolve, and garners employee support. तो यही होता है एक्चुअल में जो कंट्रोल सिस्टम होगा। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अच्छे करने चाहिए, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करे, कॉस्ट इफेक्टिव हो, जितना पैसा खर्च करा मॉनिटरिंग में और ऑल उसका कहीं बेनिफिट दिखे। सो दीज आर सम पॉइंट्स। नाउ आगे हम पढ़ते हैं द प्लानिंग कंट्रोल लिंक। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, द प्लानिंग कंट्रोल लिंक। सो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ये दोनों हमने पढ़ लिए कि प्लानिंग क्या होता है, कि किस तरीके से हम प्लान्स बना रहे हैं, और जब प्लान बनता है उसके बाद हम कंट्रोल करते हैं, लोगों की परफॉर्मेंसेस देखते हैं। तो हाउ दे बोथ आर कनेक्टेड। सो प्लानिंग सेट्स द डायरेक्शन। मैंने एक प्लान बनाया तो उसके बाद मुझे पता चलेगा कि मुझे ये चीजें करनी पड़ेंगे टू अचीव दिस, राइट? दिस इज द लिंक। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा प्लान है दैट आई नीड टू क्रैक एनी काइंड ऑफ एग्जाम, नीट और जेई, दिस इज माई प्लान। नाउ अब क्या है, ये मेरा गोल है, अब या फिर मैं बोल सकती हूँ ये मेरा फ्यूचर प्लान है। अब इस प्लान को अचीव करने के लिए मैं कुछ फर्दर चीजें करूंगी, कुछ छोटे छोटे गोल सेटअप करूंगी टू अचीव द फाइनल गोल। ओके, सो दिस छोटे छोटे स्टेप्स वगैरह दे आर गिविंग मी अ डायरेक्शन, जिनकी हेल्प से आई कैन अचीव माई फाइनल गोल। एंड इन कंपनीज द सेम थिंग हैपेंस। आई विल डिसाइड कि हाँ, ये मेरा प्लान होने वाला है 2 साल बाद, आई नीड टू गो टू दिस पोजिशन, और इसके लिए मैं छोटे छोटे से अपने गोल सेट करूंगी
ताकि एट द एंड आई कैन अचीव दिस। तो प्लानिंग से वी गेट अ डायरेक्शन, और फिर कंट्रोल इंश्योर करेगा कि प्लानिंग तक पहुंचने के लिए वी आर वर्किंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन, है ना। डायरेक्शन मिल गई, अब वो डायरेक्शन अच्छे से फॉलो हो रही है, ये कंट्रोल इंश्योर करता है। तो कंट्रोल ट्रांसलेट करता है प्लान्स को परफॉर्मेंस में। प्लान तो थ्योरी हो गई, प्लान तो सब बना लेते हैं और सब एक्चुअल में प्लान बना लेते हैं कि सबको पता होता है कि अच्छा अच्छे नंबर चाहिए तो पढ़ना है पड़ेगा। लोग डेली टारगेट्स बनाते हैं, टाइम टेबल्स बनाते हैं, पर मेन मुद्दा किसका होता है? परफॉर्मेंस का। परफॉर्मेंस होनी चाहिए, और परफॉर्मेंस अगर तुम्हारे ऊपर कोई सुपरविजन है तो तुम वो काम करोगे। तुम्हारे घर पर तुम्हारे मम्मी है जो देख रही है कि तुम कितना पढ़ रहे हो, तो तुम परफॉर्मेंस अच्छी करोगे, है ना, तो तुम पढ़ोगे। तो ये वाली चीज होती है। तो जब तक कंट्रोल होगा तो परफॉर्मेंस अपने आप बेटर होने लगती है। सो एंड उसके बाद वी कैन मॉनिटर द प्रोग्रेस। इन डेविएशन अगर control provide feedback to managers who can revise plans और improve implementation। और ये सिर्फ इसी के लिए नहीं होता कि एम्प्लॉयज के लिए भी है। समटाइम्स क्या होता है कि जैसे कंट्रोल करते वक्त एम्प्लॉयज को बहुत लाइक मैनेजर्स को बहुत सारी चीजें पता चलती है कि टारगेट्स बहुत ज्यादा है या गोल्स बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में मैनेजर्स को भी फीडबैक बैक मिलता है जिनसे दे कैन इवन चेंज और रिवाइज देयर प्लान्स, है ना, ये भी चीज होती है। तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग इस तरीके से भी लिंक है। इन एसेंस कंट्रोलिंग इज द मीन्स बाय व्हिच एन ऑर्गेनाइजेशन स्टेज टुवर्ड्स इट्स गोल। ये तो मैंने पढ़ लिया, ये तो मैंने बता दिया। एज नोटेड, इफ एवरीवन ऑलवेज डिड व्हाट वाज बेस्ट, कंट्रोल वुडंट बी नीडेड। और एक और चीज है कि अगर हर कोई कंपनी में बेस्ट करे तो कंट्रोल की जरूरत ही नहीं है। अगर हर कोई अच्छी परफॉर्मेंस कर ही रहा है तो किसी को चेक करने की क्या जरूरत है? हर कोई अपना 100% दे रहा है तो फिर तो जरूरत ही नहीं है, राइट। बट ऐसा नहीं होता। तो इन रियलिटी वी रियली नीड टू चेक एवरीवन्स परफॉर्मेंस, वरना हर कोई आएगा, फोन चलाएगा और चला जाएगा, किसी को काम करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज उनको लगेगा कि अगर बैठ के भी पैसा मिल ही रहा है तो कैन वाई विल दे डू वर्क। ठीक है, अब हम थोड़ा प्लान स्टेज को और पढ़ते हैं। सो इन द प्लान स्टेज ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स आर सेट। तो सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। प्लान जब हम करते हैं तो पूरा ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि ये अचीव करना है और ये कैसे अचीव करना है, स्टेप बाय स्टेप। ड्यूरिंग डू प्लान्स आर इम्प्लीमेंटेड, चेक इन्वॉल्व्स मेजरिंग आउटकम्स एंड कंपेयरिंग विद प्लान्स। बीच बीच में हम चेक भी करते रहते हैं कि अभी हम किस स्टेज तक पहुंचे, अभी हमारा जो आउटकम मिल रहा है क्या उससे हम अपने प्लान तक पहुंचेंगे। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स भी वी फॉलो। एंड एक्ट मीन्स एडजस्टिंग प्लान्स और प्रोसेसेस फॉर द नेक्स्ट साइकिल। और एक्ट का मतलब क्या होता है? देखा, प्लान बनाया, कंपेयर करा, उसके बाद देखा कि कितना पहुंचे हैं, एंड देन उसके अकॉर्डिंग अगला अपना मॉडिफाई करा प्लान्स को। द साइकिल दैट रिपीट्स ड्राइविंग ऑनगोइंग इम्प्रूवमेंट। तो क्या होता है कि प्लानिंग कंट्रोलिंग में हम प्लान बनाते हैं, प्लान को करते हैं, चेक करते हैं और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करके अपना न्यू प्लान बनाते हैं। ठीक है, एक तो हो गया फुल टाइम ऑब्जेक्टिव, उसके लिए छोटे छोटे प्लान्स बना रहे हैं। सपोज मेरा गोल है मुझे डीएसए खत्म करनी है, तो छोटे छोटे प्लान्स मेरे क्या होंगे कि एक वीक एरियस को दूंगी, एक वीक स्ट्रिंग्स को दूंगी, ऐसा करूंगी। सो छोटे छोटे प्लान्स बनाऊंगी। साइकिल क्या होगी? मैंने बनाया प्लान, सबसे पहले बनाया दैट आई नीड टू कंप्लीट डीएस एरेज इन 1 वीक, देन आई विल डू माई अकॉर्डिंग टू माई प्लान, है ना। मैंने क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करे, मैंने चेक करा कि क्या मैं 1 वीक के अंदर कर पाई, हाँ कर पाई, और उसके अकॉर्डिंग अब मैं एक्ट करूंगी और अपना न्यू प्लान बनाऊंगी। सो दिस विल बी इन कॉन्स्टेंट लूप, दिस विल बी इन अ कॉन्स्टेंट साइकिल, कंटिन्यूस लूप ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। Organization plans Toto's performance improvement system uses PDCA। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस में भी PDCA बहुत यूज होता है। इंजीनियर्स प्लान क्वालिटी इम्प्रूवमेंट्स, इम्प्लीमेंट ट्रायल चेंजेस। तो ये सारी चीज होती है कि इंजीनियर्स अपना क्वालिटीज को इम्प्रूव करने के लिए ट्रायल चेंजेस करते हैं, चेक करते हैं रिजल्ट्स वगैरह को, एंड फीडबैक सिस्टम रखते हैं। तो नाउ आई होप तुम्हें प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग लिंक पता चल गया होगा। ओके, तो इतना हो गया। अब हमने देख लिया कि कंट्रोल तो होता है एंड क्यों इम्पोर्टेंट होता है। अब कंट्रोल करने का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है ना। तो प्रोसेस क्या होता है, हमने थोड़ा सा पहले भी आइडिया देखा था, अब यहाँ पर और अच्छे से देखते हैं। सो ये जो कंट्रोल का पूरा प्रोसेस है 5 स्टेप्स पे बेस्ड है, जो कि हमने ऊपर देखा। द कंट्रोल प्रोसेस कैन बी सीन एज अ फीडबैक लूप। तो कंट्रोल प्रोसेस में सबसे ज्यादा काम फीडबैक का ही होता है। क्या होता है कि हम सबसे पहले एक क्लियर स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं एंड देन परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। मैनेजर्स फिर कंपेयर करते हैं एक्चुअल आउटकम्स को विद एक्सपेक्टेड वंस, है ना।
एनी डेविएशंस आर एनालाइज, लाइक अगर हमें पता चल रहा है कि स्टैंडर्ड जो है हमारा वो एम्प्लॉय मीट नहीं कर पा रहा अपने परफॉर्मेंस से, तो देन देयर आर थिंग्स जहां पर हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इसके पीछे का रीजन क्या है। अगर मैं मेरा स्टैंडर्ड कुछ और है, मैं अपने एम्प्लॉय से कुछ और एक्सपेक्ट कर रही हूँ पर उतना वो मुझे रिजल्ट नहीं दे रहा, तो उसके बाद हमारा मेन काम आता है एनालाइज करने का कि इफ उसकी पुअर परफॉर्मेंस है तो उसके पीछे का रीजन क्या है। ठीक है, तो जो भी डिलेज होते हैं उनके पीछे का कॉज पता करना चाहिए। वेयर द स्टैंडर्ड्स अनरियलिस्टिक, was implementation flawed, or did अनफोर्सीन इवेंट्स इंटरवेन, लाइक क्या कॉज था कि अगर तुम अपने गोल्स नहीं अचीव कर पाए, इसके पीछे क्या रीजंस थे, लाइक हम उनसे फीडबैक्स लेंगे कि क्या जो हमने स्टैंडर्ड समझे सेट करा है वो बहुत ज्यादा अनअचीवेबल या अनरियलिस्टिक है। सो ये सारी चीजें फिर सब कुछ एनालाइज करके गाइड करके हम करेक्ट एक्शन करने लगेंगे जिसको हम एक्ट बोलते हैं। तो यही 5 स्टेप्स होता है। If performance is below standard, action might include retraining employees, adjusting resource allocation, or revising targets. Like अगर बहुत ही below standard perform कर रहा है तो हम उनको एम्प्लॉयज को दोबारा ट्रेन कर सकते हैं, साथ में कुछ और स्टेप्स ले सकते हैं, रिसोर्सेज को दोबारा से एलोकेट कर सकते हैं और टारगेट्स को चेंज कर सकते हैं। इफ परफॉर्मेंस एक्सीड्स एक्सपेक्टेशंस, अगर बहुत अच्छी है तो फिर हम स्टैंडर्ड्स को ज्यादा हाई कर सकते हैं ना। हाँ, इम्पोर्टेंटली आफ्टर करेक्टिव स्टेप्स द साइकिल बिगिंस अनन्यू। हर स्टेप के बाद साइकिल कुछ न्यू होती है। अगर हम देख रहे हैं परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज की बहुत बिलो एवरेज है तो साइकिल को चेंज करेंगे, परफॉर्मेंस को दोबारा सेट करेंगे, दोबारा एनालाइज करेंगे चीजें। अगर लोगों की एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस बहुत अनएक्सपेक्टेडली अच्छी चली गई है तो स्टैंडर्ड्स को और वो कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो स्टैंडर्ड्स को हाई सेट करेंगे, फिर दोबारा परफॉर्मेंस देखेंगे। सो ये सब लूप में चलता है। सो परफॉर्मेंस इज मेजर्ड अगेन टू इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस, की जो हमें चेंजेस करे उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। इन अ सेंस कंट्रोल इज आइटरेटिव, इंफॉर्मेशन फ्लोज बैक टू डिसीजन मेकिंग। अब ये सारे स्टेप्स तुम्हें समझ आ गया, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंट्रोल। तो देखो कंट्रोल्स जो होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है फीड फॉरवर्ड, कंकरेंट एंड फीडबैक। ठीक है, फीड फॉरवर्ड, कंकरेंट एंड फीडबैक, ये हमारे 3 टाइप के कंट्रोल्स होते हैं। सो फीड फॉरवर्ड जिसको हम प्रिलिमिनरी भी बोलते हैं, एक्शन टेक्स बिफोर अ प्रोसेस बिगिंस टू प्रिवेंट प्रॉब्लम। देखो फीड फॉरवर्ड प्रॉब्लम क्या होती है कि किसी प्रॉब्लम के आने से पहले ही उसको प्रिवेंट करने की तैयारी करना शुरू कर देना। सपोज मुझे अगर पता है कि ये जो मेरे एम्प्लॉयज हैं कंपनी के अंदर ये एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर बनाने का काम करेंगे, है ना, एक सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर बनाने का काम करेंगे, तो उनको हायर करने से पहले उनको प्रॉपर ट्रेन कर देना कि आगे चल के दिक्कत ना आए, तो ऐसे ट्रेन कर देना, इनको हम फीड फॉरवर्ड बोलते हैं। यानी कि पहले ही कुछ ऐसे एक्शन टेक ले लेते हैं प्रोसेस के शुरू होने से पहले, ताकि आगे चल के जो प्रॉब्लम्स है वो प्रिवेंट हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल क्वालिटी टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स की पहले ही टेस्टिंग कर देना कि आगे उनको बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। और अपफ्रंट एम्प्लॉय ट्रेनिंग्स आर फीड फॉरवर्ड कंट्रोल्स, की एम्प्लॉयज को पहले ट्रेन करना, ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद कॉन्करेंट कंट्रोल मतलब क्या होता है, प्रोसेस के साथ साथ चीजें चेंज करना, है ना। लाइक अगर हम देख रहे हैं कि अभी ये प्रोसेस है, अभी ये प्रॉब्लम है, इसको अभी हैंडल कर दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट कंट्रोल। तो कंट्रोल अप्लाइड ड्यूरिंग द प्रोसेस और एक्टिविटी, these monitor operations in real time. Example include supervision, overseeing assembly। लाइक ऐसा होता है कि कोई सुपरवाइजर लग गया, कुछ लोग जो तुरंत फीडबैक दे रहे कि अच्छा ये प्रॉब्लम आई तो उसको ये सॉल्यूशन है, ये सारी चीजें। एंड द थर्ड कंट्रोल इज फीडबैक कंट्रोल। सो कंट्रोल अप्लाइड आफ्टर द प्रोसेस इज कंप्लीटेड। तो जब हम प्रोसेस के खत्म होने के बाद उनकी परफॉर्मेंस वगैरह चेक कर रहे हैं और फिर रिव्यूज वगैरह दे रहे हैं, लास्ट में चीजें कर रहे हैं, सो दिस इज फीडबैक। फीडबैक बैक मतलब लास्ट में, फीड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब पहले, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, आउटपुट डेटा देख रहा है और उसके बाद उनकी फ्यूचर परफॉर्मेंस का प्रिडिक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अ कंप्लीटेड प्रोडक्ट बैच इज इंस्पेक्टेड, एनी डिफेक्ट फाउंड लीड टू चेंज इन फ्यूचर प्रोडक्शन रन्स, ठीक है। द डिसएडवांटेज इज दैट यू ओनली लर्न अबाउट प्रॉब्लम आफ्टर दे अकर। तो यहाँ पर क्या होता है, सपोज मैंने एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका, एक एग्जाम्पल देखते हैं, इट इज नॉट रिलेटेड टू कंपनी बट तुम्हें फीडबैक का मतलब समझ आ जाएगा, फीडबैक कंट्रोल कैसे काम करता है।
सपोज मैंने लड्डू बनाए, मेरा काम है, मेरी कंपनी जो है बिजनेस है उसका लड्डू बेचना, है ना, ऐसा कुछ है। तो मैंने लड्डू बनाए, अब बाय डिफॉल्ट मैंने देखा कि मशीन में किसी ने शुगर की जगह उसमें सॉल्ट डाल दिया और सारे लड्डू हो चुके हैं पैक। जब सब कुछ पैक हो गया, देन हमने टेस्टिंग करी एक बार, क्वालिटी की, और टेस्ट करा, एंड देन हमें पता चलता है कि इसमें तो ये प्रॉब्लम हो चुकी है। अब क्या हुआ कि सारी पैकेजिंग तो स्टार्ट हो ही गई थी, है ना, अभी तक के जो लड्डू पैक थे वो तो हो ही गए थे ना, तो उनमें तो कोई चेंज नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि उसके बाद जो फ्यूचर परफॉर्मेंस है हम उसको ठीक कर सके, है ना, उसके बाद के लड्डू में सॉल्ट की जगह शुगर कर सके, पर अभी के लड्डू तो खराब हो गए। सो दिस इज अवर फीडबैक कंट्रोल। आई होप इस एग्जाम्पल से तुम्हें बहुत क्लियर हो गया होगा कि फीडबैक कंट्रोल क्या होता है, जहां पर लास्ट में पता चले, ठीक है, कोई प्रोसेस हो गया उसके बाद पता चल रहा है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, पास तो हमारे हाथ में नहीं है, फ्यूचर खराब होने से बचा सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज द बजट, बजट एज अ कंट्रोल टेक्निक। अभी बजट क्या होता है और बजट एक कंट्रोल टेक्निक क्यों है? कंट्रोल हमें पता है, बजट का मतलब क्या होता है, देखो, बजट एक हमारा प्राइमरी कंट्रोल टूल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। हर ऑर्गेनाइजेशन अपना एक फाइनेंशियल प्लान बनाती है, वो उसका बजट होता है, ठीक है। ऑफन क्वांटिफाइंग एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, उसमें सब कुछ होता है, उनको कितना रेवेन्यू चाहिए, कितने एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट लॉस वगैरह ये सब होता है पूरे फ्यूचर पीरियड के लिए। तो हर कंपनी अपना एक बजट निकालती है। बजटरी कंट्रोल यूजेस बजट टू मॉनिटर एंड गवर्न फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस। अब हमारी कंपनी कैसा करे, ये सारी चीजों को हम मॉनिटर बजट के थ्रू ही करते हैं, है ना, फाइनेंशियली कैसा परफॉर्म कर रही है, कि एक्चुअल में हम देखते हैं कि एक्चुअल इनकम कितनी है, कितना कॉस्ट लग रहा है, ये सारी चीजें, उसके बाद बाकी सारी चीजें लेके फिर हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम कंट्रोल करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग अ बजट, जैसे यहाँ पर सपोज एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है और उसने एक स्टैटिक बजट करा कि प्रोजेक्टिंग में वो इतना डॉलर्स खर्च करेगी, मतलब सेल्स में इतना डॉलर्स देगी, और उनका कॉस्ट इतना उनको मिलना चाहिए, ठीक है। अब क्या हो रहा है, पीरियड खत्म होने के बाद सेल फर्स्ट 10 लाख की जगह सिर्फ 9 लाख तक की हुई, है ना, सेल्स 10 लाख की जगह 9 लाख की हुई। तो यहाँ पर हम रीजन देखेंगे कि ये क्या, ऐसा क्यों हुआ, सेल्स कम क्यों हुई, क्या डिमांड लो थी या प्राइसिंग ज्यादा थी, ये सारी चीजें। तो ये हमें कैसे पता चलता है, अपने बजट को सेट करके। लाइक अगर हम कंट्रोल टेक्निक में कभी कभार बजट की भी बात करते हैं कि इतना रेवेन्यू हमें जनरेट करना है। अब देखो, जो बजट हम सेट करते हैं ना, वो भी अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाइड होता है, जैसे स्टैटिक बजट्स, फ्लेक्सिबल बजट्स, एंड जीरो बेस्ड बजट, कैश बजट, कैपिटल बजट, ऐसे अलग अलग तरीके के बजट्स डिवाइड होते हैं। तो स्टैटिक या फिर मास्टर बजट भी बोलते हैं। तो देखो, स्टैटिक बजट ना एकदम स्टार्टिंग में जो हम बजट बनाते हैं, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी करने से पहले एकदम स्टार्टिंग का जो बजट होता है उसको हम स्टैटिक बजट बोलते हैं। यहाँ पर हम इसकी मदद से हम अपना ओवरऑल परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर सकते हो कि स्टार्टिंग में हमारा गोल ये था और हमने इतना टारगेट अचीव कर लिया। सो बेसिकली परफॉर्मेंस को, पूरी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए स्टैटिक बजट का यूज होता है, ठीक है। अब इसके कुछ लिमिटेशंस है कि इनफ्लेक्सिबल है, एक बार बन गया तो बन गया, वो वाली चीज। उसके बाद अगला आता है फ्लेक्सिबल बजट। सो बेसिकली दिस वन शुड बी अ फ्लेक्सिबल वन। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबल बजट्स को ना हम चेंज कर सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं अलग अलग डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये चेंज हो जाता है। लेकिन हम हर लेवल पे एक स्टैटिक बजट बना रहे हैं, बट एट डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग एक्टिविटीज को देख के उनके अकॉर्डिंग बजट्स बना रहा है। सो इसको फ्लेक्सिबल बजट बोलते हैं, और ये बेटर कंट्रोल करता है। लाइक अगर मैं बजट्स में बोलूं, तो फ्लेक्सिबल बजट इज बेटर देन अ स्टैटिक बजट, ओके। So flexible budgets are better for control because they allow comparison of actual result to what should have occurred at the real output, है ना, तो ये comparisons वगैरह में better होता है। Then the third budget is zero based budget। देखो, जीरो बेस्ड बजट में क्या होता है, यहाँ पर अगर हम कुछ भी एक्सपेंस करते हैं, कुछ भी खर्चा कर रहे हैं कंपनी के लिए, कंपनी के प्रोडक्ट्स के लिए, तो इट शुड बी जस्टिफाइड कि ये जो काम हुआ है ये क्यों हुआ, अगर यहाँ पर हमने यहाँ इन्वेस्ट करा किसी चीज में तो क्यों करा। सो इट जीरो बेस्ड बजट, इनिशियली इट इज जीरो, बट देन जैसे जैसे वी आर स्पेंडिंग, we are marking it from start. So this can be a stringent control method to eliminate unnecessary cost and align spending with current priorities. Okay? तो ये होता है जीरो बेस्ड बजट। उसके बाद आता है कैश बजट।
यहाँ पर कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो पे फोकस होता है, तो मेन फोकस अपना कैश होता है कि कितना कैश हमने दिया, कितना कैश लिया, ये सारी चीजें। उसके बाद होता है कैपिटल बजट। तो कैपिटल बजट का मतलब होता है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को बताता है, ठीक है। तो कैपिटल बजट में हमारा फोकस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में होता है और उसके रिजल्ट्स को हम मॉनिटर करते हैं, ठीक है। तो जो कैपिटल बजट होता है इट्स लॉन्ग टर्म बजट। कैश बजट में हम कैश के बारे में बात करते हैं और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बजट होता है। एक बजट मैंने छोड़ दिया यहाँ पर, इंक्रीमेंटल बजट। तो इंक्रीमेंटल बजट क्या होता है, एडजस्ट लास्ट पीरियड बजट बाय अ परसेंटेज। तो हम क्या करते हैं इंक्रीमेंटल में, जो मैंने पहले बजट बनाया था वही बजट होता है, बस उससे थोड़ा सा हम इंक्रीज कर देते हैं अपने बजट को। जैसे मेरा गोल था कि 9 लाख सेल्स करवाना है, तो ये मेरा पिछले साल का गोल था, सपोज ये अचीव हो गया, तो इस साल जब बजट बनाऊंगी कॉस्ट के अकॉर्डिंग तो मैं बोल दूंगी मेरा 9 लाख की जगह थोड़ा सा इंक्रीमेंट करके इस साल 10 लाख का गोल है। तो इसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंटल बजट। सो बजटरी कंट्रोल ऑपरेट्स विया वेरिएंस एनालिसिस, ठीक है। तो यहाँ पर बजट से हम बहुत सारी चीजों को पता लगा सकते हैं, जैसे मार्केट कंडीशंस क्या है और कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या चीजें बिक रही हैं। टाइमली बजट। तो देखो अगर टाइमली बजट हम बना रहे हैं तो इससे हम ट्रबल को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। एज वन स्टडी नोट्स बजट्स, बजट से हमें क्या क्या पता चलता है कि कितनी एक्टिविटीज चल रही है डिपार्टमेंट में, क्या हम अपने गोल्स की तरफ अलाइन कर रहे हैं कि नहीं, मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें इंप्रूव करनी है, कितना खर्चा हो रहा है, कितना इनकम जा रहा है, एक्सपेंडिचर क्या है। सो ये सारी चीजें हमें पता चल जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन कंट्रोलिंग। हमारा जो ये कंट्रोलिंग का पूरा प्रोसेस हो रहा है इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कैसे हाथ है ना। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब तो पता ही होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, मॉडर्न डिवाइसेस, मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम्स, इन सबका कैसे कैसे यूज हो रहा है कंट्रोलिंग में। सो देखो मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम्स आर ग्रेटली एनहांस्ड बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज। जैसे जैसे पहले के टाइम पे परफॉर्मेंस मेजर करने का तरीका अलग होगा, सपोज सिर्फ सीसीटीवी कैमराज होंगे, अब स्मार्ट अटेंडेंस होता है, लोगों के कार्ड्स होते हैं जो लगता है तो अटेंडेंस अपने आप मार्क हो जाता है। सो ये सारी चीजें भी मार्केट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू यही। तो कंट्रोलिंग जो हो रही है उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की का भी बहुत बड़ा योगदान है। सो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कलेक्ट प्रोसेस एंड डिस्ट्रीब्यूट डेटा टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक होता है हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है, सबका प्रोसेस को कलेक्ट करता है, डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि डिसीजन मेकिंग हो सके। सो एमआईएस के अंदर जो भी डेटा होता है, सपोज जैसे सेल्स चाहिए तो सेल्स के अकॉर्डिंग डेटा इंटीग्रेट होता है, और इसमें इन्वेंट्रीज होती है, फाइनेंस होता है, एचआर होता है, ये सब चीजें होती है। और उसके बाद ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये जो सिस्टम है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये हमें रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है, ये चीजें हो रही है, डैशबोर्ड्स बताता है, ठीक है। जहाँ पर हम हर किसी की परफॉर्मेंसेस देख सकते हैं एक एक ग्लांस में। डैशबोर्ड पर टॉप अगर ये कर रहा है, इस इंसान ने इतनी सेल्स करा है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये वाला इंसान परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है। तो ऐसे तुरंत तुरंत हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ ज्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं है। वी जस्ट नीड टू सी एंड जस्ट पुट अ ग्लांस इन अवर डैशबोर्ड एंड तुरंत we will get the reports. For example, daily sales dashboard can alert managers if revenue lags a threshold, triggering immediate review. So ये सारी चीजें हो जाती है, which is actually a very good thing, ठीक है। तो यहाँ पर MIS ये होता है। उसके बाद आता है एक सेकेंड, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ERP सिस्टम। तो अभी हमने कौन सी सिस्टम की बात की थी, मैनेजमेंट वाला। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ERP सिस्टम्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग डैशबोर्ड्स भी आ जाता है, ये सारी चीजें हो जाती है ना, डैशबोर्ड्स वगैरह भी आने लगता है। तो अभी ये हम पढ़ते हैं कि इंटरप्राइजेस रिसोर्सेज प्लानिंग ERP सिस्टम है क्या। एक बहुत पावरफुल IT का एग्जांपल होता है। ERP सिस्टम में जितनी भी हमारे कोर चीजें होती है बिजनेस में, फाइनेंस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, सप्लाई चेन हो गई, उस सबको हम एक ही डेटाबेस में इंटीग्रेट कर देते हैं, है ना। तो सारी रिसोर्सेज, finance, manufacturing, supply chain, the whole resources are just integrated in a single database. This single source of truth enables control by breaking down silos. Managers can see, for example, exactly how production plan impact finance in real time. तो यहाँ पे क्या होता है कि मैनेजर्स डायरेक्टली लिंकिंग देख सकते हैं
कि अगर ये प्रोडक्शन प्लान है, ये हमारा प्रोडक्शन प्लान है, तो इससे फाइनेंस में क्या इम्पैक्ट हो रहा है ना? ये कैटेगरी में वो नोट्स को रिव्यू कर सकता है, जो भी ईआरपी प्रोवाइड करता है। एन इंटीग्रेटेड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये पूरा, ठीक है। स्टैंडर्डाइज कर रहा है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन को अक्रॉस फंक्शन। इन प्रैक्टिस अ कंपनी यूजिंग ईआरपी लाइक एसएपी और ओरेकल कैन रन रियल टाइम बजट वर्सेस एक्चुअल रिपोर्ट्स। तो यहाँ पे इनको रियल टाइम बजट मिलेगा, एक्चुअल रिपोर्ट्स मिलती है ना, ये सब चीजें लिंक की चीजें देख सकते हैं कि अगर इस सेक्टर में ये वाली चीज हम करें तो यहाँ से फाइनेंस में ये इम्पैक्ट पड़ सकता है रियल टाइम में। तो ये सारी चीजें दिखती हैं किस सिस्टम के थ्रू? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। नाउ देन डैशबोर्ड एंड बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स, ठीक है, ये भी आईटी के ही टूल्स है। तो डैशबोर्ड में क्या होता है, यहाँ पर ये एक कस्टमाइज डैशबोर्ड डिस्प्ले की मैट्रिसेस होती है। यहाँ पर क्या होगा, चार्ट्स बनते हैं, डैशबोर्ड्स में चार्ट्स बनते हैं, इन्वेंट्रीज होते हैं, क्वालिटी रेट्स होते हैं, ये सारी चीजें, जहां से मैनेजर हर किसी की परफॉर्मेंस को कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर सकता है, ठीक है। जो भी ट्रबल स्पॉट्स है उनको देख सकता है, जैसे एक सेल्स लीडर माइट सी अ गॉड शोइंग अचीवमेंट वर्सेस कोटा एंड इंस्टेंटली नो इफ एक्शन इज नीडेड, है ना। जो भी एक्शंस वगैरह लेने होंगे वो अपना मैनेजर डैशबोर्ड से देख सकता है। तो डैशबोर्ड एक वेल डिफाइंड लाइक एक वेल डिजाइन डैशबोर्ड में क्या होगा कि यहाँ पर रियल टाइम फीडबैक मैकेनिज्म होता है, एनहांस करता है सिचुएशनल अवेयरनेस। अगर तुरंत भी कुछ हुआ तो तुरंत डैशबोर्ड में देख के पता चल जाएगा। सो ये सारी चीज होती है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा वो है प्रोडक्टिविटी डेफिनेशन मेजरमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। प्रोडक्टिविटी क्या है और मेजरमेंट क्या है, इम्प्रूवमेंट क्या है, ये सारे टॉपिक्स के बारे में वी नीड टू स्टडी। ओके, सो देखो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, कोई कितना प्रोडक्टिव है, इट्स लाइक कोई कितना वर्क कर रहा है ना। सो प्रोडक्टिविटी क्या करता है, इट मेजर्स हाउ इफेक्टिवली रिसोर्सेज आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट, है ना। प्रोडक्टिव का मतलब होगा, सपोज मेरे पास ना दो पीडीएफ थी, अब ये दो पीडीएफ का मेरा गोल है, मेरे पास रिसोर्सेज है दो पीडीएफ पर, मैं प्रोडक्टिव तो तभी बनूंगी जब उन रिसोर्सेज को पढ़ रही हूँ। सो यहाँ पर कंपनीज में भी ऐसा ही होता है। प्रोडक्टिविटी एक फंडामेंटल है, इसका मतलब होता है एफिशिएंसी, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी इज फंडामेंटली अबाउट एफिशिएंसी। फंडामेंटल है लाइक एफिशिएंसी का फंडामेंटल है ना, कि कोई कितना कितना एफिशिएंट है उसी को प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। अब यहाँ पे सिंपल सा मतलब होता है कि इट मेजर्स हाउ इफेक्टिवली रिसोर्सेज आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट्स। Formally, productivity is a measure of performance that compares the output of a product with the input. मतलब सपोज मेरे पास रिसोर्स थी, प्रोडक्टिविटी का सिंपल मतलब है कि अगर हम कंपेयर कर रहे हैं आउटपुट को विथ इनपुट, है ना, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इट इन सिंपल टर्म्स इट कैन बी यूनिट प्रोड्यूस पर लेबर आवर। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब ये हो गया कि एक घंटे में कितना यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है पर लेबर, और आउटपुट वैल्यू पर डॉलर स्पेंड। यानी कि यहाँ पर जब हम इनपुट और आउटपुट के रिलेशन की बात कर रहे हैं कि अगर मैंने इतना इनपुट दिया था और मुझे इतना आउटपुट मिला तो मैं इतनी प्रोडक्टिव हुई, है ना। यही हमारी प्रोडक्टिविटी है, कितनी एफिशिएंसी से काम हुआ। सो हायर प्रोडक्टिविटी मतलब हमें ज्यादा आउटपुट मिला। मानो अगर मैंने कम इनपुट दिया और मुझे ज्यादा आउटपुट मिलता है तो मैं ज्यादा प्रोडक्टिव रही। तो यही प्रोडक्टिविटी होती है। मेजरमेंट का मतलब होगा कैन बी अ सिंगल फैक्टर और मल्टी फैक्टर। सो कॉमन मेट्रिक्स इंक्लूड लेबर प्रोडक्टिविटी, मशीन प्रोडक्टिविटी, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। तो इन सबको कंबाइन करने को हम मेजरमेंट बोलते हैं। जब सारी प्रोडक्टिविटीज को कंबाइन कर रहे हैं ये हमारा मेजरमेंट हो गया, ठीक है। कि लेबर प्रोडक्टिविटी कितनी हुई हमारी, जैसे लेबर्स को लाए तो कितना हमें इनपुट, कितने लेबर्स को लाने पे कितना आउटपुट मिला, मशीन की प्रोडक्टिविटी, ये सारी चीजें। प्रोडक्टिविटी मस्ट बी मेजर्ड। तो प्रोडक्टिविटी को देखो मेजर करने का फॉर्मूला कैसे होता है, जैसे अगर मुझे प्रोडक्टिविटी को मेजर करना है तो यहाँ एक सेकेंड, productivity must be measured carefully. आर्कर पॉइंट सजेस्ट ब्रेकिंग इट इनटू कंपोनेंट्स। तो जैसे प्रोडक्टिविटी को अगर मेजर करना है तो हमें देखना होता है कि कितना यूटिलाइजेशन हुआ, एफिशिएंसी कितनी हुई। यहाँ पर प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है यूटिलाइजेशन इनटू एफिशिएंसी इनटू मेथड्स, है ना, ये होता है। इस फॉर्मूले में इफ मशीन रन ओनली हाफ द टाइम, मतलब मशीन जो थी वो हाफ टाइम चली तो यूटिलाइज पूरी नहीं करी ना, हमने आधे टाइम करी, तो 50% यूटिलाइजेशन में डाला। इवन परफेक्ट एफिशिएंसी व्हेन रनिंग यार्ड्स ओनली 50% यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी। तो यहाँ पे देखो यूटिलाइजेशन प्रोडक्टिविटी का निकालने का एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है यूटिलाइजेशन इनटू एफिशिएंसी इनटू मेथड।
यूटिलाइजेशन मतलब कितना यूटिलाइज करा उस रिसोर्स को, कितनी एफिशिएंट थी वो, कौन सा मेथड यूज करा, ये सब। मॉनिटरिंग दीज फैक्टर्स इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी इज अ की मैनेजमेंट गोल। देखो, monitoring these factors helps pinpoint causes of low productivity. Improving productivity is a key management goal. तो ये सारी जितनी भी चीजें हैं कि कितना एफिशिएंट है, कितना यूटिलाइज कर पा रहे हैं, इन सब चीजों को मैनेज करना ही, इसी को हम मॉनिटरिंग बोलते हैं। और ये सारी चीजों से हमें प्रोडक्टिविटी पता चलती है कि हम कितने प्रोडक्टिव हैं, यूटिलाइजेशन का मैनेज करना है, कितने एफिशिएंट है, इन सब चीजों को मिलाकर पता चल रहा है कि कोई कितना प्रोडक्टिव है। देखो, जैसे अगर मैं कोई चीज पढ़ रही हूँ, लीन मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पर क्या होता है, एलिमिनेटिंग नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज रेज प्रोडक्टिविटी। देखो, अब जैसे हमें प्रोडक्टिविटीज को बढ़ाना है तो हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए अगर मुझे कुछ पता है कि किसी चीज को पढ़ने से या उस चीज को करने से, मेहनत करने से मुझे कोई प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी, तो मैं उसको रिमूव कर सकती हूँ, है ना। सपोज मेरा कल है मैथ्स के पेपर और आज मैं पढ़ रही हूँ इंग्लिश, तो क्या इससे मेरे मैथ्स के पेपर का रिजल्ट इम्प्रूव होगा? मेरा, मैं इनपुट तो दे रही हूँ पर कहीं और दे रही हूँ, है ना, कहीं और इनपुट डाल रही हूँ। सो बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे मेरा, मुझे गोल है मेरा कि मैं फिलहाल के लिए इंग्लिश को रिमूव कर दूं, एलिमिनेट कर दूं और अपने इनपुट को शिफ्ट कर दूं मैथ्स पे फोकस करूं, सो दैट आई गेट अ आउटपुट। इसी को हम बोलते हैं एलिमिनेटिंग नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। जो कहीं वैल्यू ही नहीं ऐड कर रही है, उनको एलिमिनेट कर दो, तो इससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। अब ये सारी चीजें तुम कुछ पढ़े ना, आई विल सेंड द नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन। और उसके बाद आता है टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन। अगर मेरी कंपनी है जो अभी भी पुराने वर्जन यूज करते हैं, तो देयर आर चांसेस कि मुझे टाइम लगेगा उस चीज को बनाने में। सपोज अगर मैं बोलती हूँ कि पहले के टाइम पे हम ना बाइनरी लैंग्वेजेस सीखते थे या जो भी था, पहले के टाइम पे कोडिंग लैंग्वेजेस आर अ लिटिल बिट हार्ड, बट अब के टाइम पे बहुत सारे ऐसे चीजें हैं कि तुम बस डालो, लाइक पहले के टाइम पे नोट पैड वगैरह में कोडिंग होती थी, अब तुम्हारे पास VS कोड आ गया, तुम थोड़ा सा लिखते हो और तुम्हें सजेशंस आने लगते हैं। तो ये सारी चीजें क्या करिए, हमारे काम को जल्दी, ताकि हम और फास्ट कर पाए, ये सब तो करिए। सो अगर हम अपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेंगे, सो देयर आर चांसेस दैट वी वुड बी मोर प्रोडक्टिव, ठीक है। तो ये सारी चीजें, क्वालिटी इंप्रूवमेंट की, अगर हायर क्वालिटी होगी तो ज्यादा लोगों को वर्क करने का वो कम होगा, लाइक वो आउटपुट ज्यादा इफेक्टिवली इंक्रीज कर पाएंगे रेदर देन हार्ड वर्किंग, है ना। हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क जरूरी होता है। उसके बाद ट्रेनिंग्स को इम्प्रूव कर दें तो भी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो सकती है, और लोगों को मोटिवेट करने लगे तो भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। तो ये मैंने तुम्हें ऊपर ऊपर से बता दिया, फर्स्ट मैंने चाहते वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाए, ठीक है। अब आई होप तुम्हें ये समझ आ गया होगा। एंड अगेन ये केस स्टडी वगैरह तुम कर लेना, मैंने तुम्हारे ही लिए दिया है। ऑल्सो ये कुछ लिंक्स है, तुम इनको क्लिक करोगे तो यू विल रिडायरेक्ट टू अदर पेजेस जहाँ पर तुम और डिटेल में पढ़ सकते हो। तो ये वाली चीज है, ठीक है, ये सब पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ पे कुछ केस स्टडीज ही है प्रोडक्टिविटी की। ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हम किस तरीके से ओवरऑल परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। सो कंट्रोलिंग द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस मींस एग्रीगेटिंग इंडिविजुअल रिजल्ट, है ना। अगर मुझे पूरे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को देखना है तो वहां पर इट मैटर्स कि हर इंडिविजुअल कितना आउटपुट दे रहा है हमें कंपनी के अंदर। तो अगर मुझे पूरी कंपनी की ग्रोथ करनी है, इट मीन्स हम एग्रीगेट कर रहे हैं इंडिविजुअल रिजल्ट को इनटू अ बिग पिक्चर। Top management look at matrices like total revenue, profit, return on investment, market share, judge success। तो ये वाली चीज होती है, हर इंडिविजुअल की मेहनत को भी कंबाइन कर रहा है, साथ में कंपनी ने टोटल रेवेन्यू कितना लिया, प्रॉफिट कितना हुआ, रिटर्न्स कितने मिले, है ना, कितना खर्चा कितना करा, कितना गेन मिला, कितना खर्चा करा, कितना प्रॉफिट हुआ। सो ये सारी चीजें जब कंपेयर कर रहे हैं, एम्प्लॉयज का भी रिजल्ट देख रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस। एंड इफ वी आर टॉकिंग इन द रिस्पेक्ट ऑफ कंपनी, तो ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस में हम एम्प्लॉयज का रिजल्ट वैसे देखते हैं, बट उसको उस तरीके से काउंट नहीं करते। तो अगर कंप्लीटली ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर हम रेवेन्यू देखते हैं, प्रॉफिट, ये सब देखते हैं, है ना। और तो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में वर्कर्स एम्प्लॉयज का हाथ होता है। बट अगर मैं बोल रही हूँ कि एक कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसका मतलब कि मैंने इन्वेस्ट जितना करा था उतना रेवेन्यू मुझे वापस मिल रहा है, सो
in that respect. Okay. अब मैं यहाँ पर tools like management looks at matters. एक second. Tools like the balance scorecard are often used to control and communicate strategy implementation. तो यहाँ पर कंट्रोल पूरी ओवरऑल परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने के लिए देयर आर सम टूल्स लाइक कंट्रोल एंड कम्युनिकेट स्ट्रेटजी बनाने के लिए क्या यूज होता है, बैलेंस स्कोर कार्ड। ये बैलेंस स्कोर कार्ड एक फ्रेमवर्क है जहां पर हम मल्टीपल पर्सपेक्टिव से अपनी कंपनी का परफॉर्मेंस देख सकते हैं। जैसे फाइनेंस में कंपनी किस तरीके से परफॉर्म करे, कस्टमर्स कितने आ रहे हैं, इंटरनल प्रोसेसेस कैसे हो रहे हैं, ग्रोथ कैसे हो रही है। तो ये एक तरीके का फ्रेमवर्क है, एक कंप्लीट स्कोर कार्ड है जहां पर हम हर एस्पेक्ट पे देख रहे हैं, है ना, हर जगह देख रहे हैं कि हर जगह कंपनी हर सेक्टर में कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो इसको ओवरऑल परफॉर्मेंस बोलते हैं। बीएसएमआई ट्रैक कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड इनोवेशन, नॉट जस्ट क्वार्टर प्रॉफिट। तो यहाँ पर ये सब पैसों की बात नहीं करती, बीएससी में दे इवन ट्रैक के कस्टमर कैसा परफॉर्म कर रहा है, सॉरी कैसा रिलेट कर रहा है या फिर जो भी है उसको उसका क्या रिएक्शन है हमारे प्रोडक्ट को लेके, ये सारी चीजें। ठीक है, तो आई होप तुम्हें ये समझ आया होगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ टर्म्स होती है, बेंचमार्किंग, कंपेयरिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स और कॉम्पिटिटर्स। तो यहाँ पर देयर आर डिफरेंट डिफरेंट वेज जहाँ से हम अपने बात कर सकते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने कैसा परफॉर्म करा है। पूरा कॉर्पोरेट डैशबोर्ड कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिक रिव्यूज कर सकते हैं, एंड इसमें एक टर्म होता है बेंचमार्किंग, जहाँ अगर मुझे देखना है मेरी कंपनी में ने कैसे परफॉर्म करा तो मैं उसको कंपेयर करने लगूँ बाकी मेरी कॉम्पिटिटर कंपनी से। जिन कॉम्पिटिटर्स कंपनी ने इतनी सेल्स करवाई तो उससे मैं खुद की कंपनी को कंपेयर कर लूं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अलग अलग कंट्रोल्स की बात की थी। उसके बाद एक और कंट्रोल हमारे पास आता है, डायरेक्ट एंड प्रिवेंटिव कंट्रोल। ठीक है, सो डायरेक्ट कंट्रोल और प्रिवेंटिव कंट्रोल क्या होता है। देखो, डायरेक्ट कंट्रोल में नाम समझ आ रहा है, सपोज कि जहां पर जो भी तुम्हारा सुपरवाइजर है वो अपने आंखों के सामने बिठाकर फिजिकली देख रहा है कि तुम कैसा काम कर रहे हो, है ना, या फिर इलेक्ट्रॉनिकली तुम्हारी हर एक एक्टिविटी को मॉनिटर करके इंस्टेंट फीडबैक देख रहा है। सो उस तरीके की अप्रोच को हम डायरेक्ट कंट्रोल बोलते हैं। एंड प्रिवेंटिव कंट्रोल इज सिमिलर टू फीड फॉरवर्ड, जहां पर हम प्रॉब्लम को होने से पहले सॉल्व करते हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं या फिर उनको कुछ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स दे देते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो होती है इनको हम प्रिवेंटिव कंट्रोल्स बोलते हैं। तो इतना समझ आ गया। टुगेदर डायरेक्ट एंड प्रिवेंटिव कंट्रोल एम टू मिनिमाइज सरप्राइजेस, प्रिवेंटिव मेजर्स स्टॉप प्रॉब्लम्स फ्रॉम अकरिंग। तो प्रिवेंटिव मेजर में प्रॉब्लम के आने से पहले ही हम उसको सॉल्व कर देते हैं कि आए ना, और डायरेक्ट कंट्रोल में जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो सब देन सॉर्ट हो जाती है। ठीक है, किसी के गाइडेंस के अंदर। उसके बाद एक हमारा फाइनेंशियल कंट्रोल्स भी होता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल कंट्रोल्स यूज क्वांटिटेटिव मैट्रिसेस एंड रिपोर्ट्स रिपोर्टिंग टू मॉनिटर एंड ऑर्गेनाइजेशंस फिस्कल हेल्थ। तो फाइनेंशियल कंट्रोल्स क्या होता है, यहाँ पर पहली चीज तो फाइनेंशियल कंट्रोल से ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ पे भी फर्क पड़ता है, बिकॉज फाइनेंशियल कंट्रोल्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज रिलेटेड टू मनी एंड बजट, है ना। तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल कंट्रोल्स होते हैं, यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम देखते हैं क्या होता है, रेशियो एनालिसिस, बजटरी ऑडिट्स एंड परफॉर्मेंसेस मेजर। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, जब हम इन सारी चीजों के बारे में चेक करके कंट्रोल कर रहे हैं कि इनकम स्टेटमेंट ये है, अभी शीट इतनी बैलेंस है, कैश इतना फ्लो हो रहा है, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस बाय यूजिंग बेसिक टूल्स मैनेजर एंड एनालाइज रिव्यू देम टू असेस प्रॉफिटेबिलिटी, ये सारी चीजें निकालनी है। ठीक है, तो इस पूरे को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। फाइनेंशियल कंट्रोल के अंदर हम मनी की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं। ठीक है, पैसे की बात करते हैं कि अभी हमने इतना प्रॉफिट कमाया, ये हुआ, ये कैपिटल है, जो भी इन सारी चीजों की बात करते हैं तो उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। वो सारी बैलेंस शीट देखेंगे। उसके बाद उसके बाद आता है रेशियो एनालिसिस, जहां पर हम रेशियोज निकाल के पता करते हैं कि कैसा हमारा चल रहा है, कितना प्रॉफिटेबल रेशियो है कि नहीं। ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद आता है बजटरी ऑडिट्स। तो यहाँ पर ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट्स होता है, जहां से हम वेरीफाई कर सकते हैं, internal and external audits verify that financial controls are followed, है ना। An internal audit function reviews accounting processes, compliance and fraud prevention.
तो बजटरी ऑडिट्स में यहाँ पर फाइनेंस में हमारे क्या होता है, इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट्स होते हैं, जहाँ से हमें पता चलेगा कि कुछ चीजें हुई हैं, है ना, फ्रॉड्स नहीं होते, ये सारी चीजें। उसके बाद हम परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं फाइनेंशियल कंट्रोल के थ्रू भी, ठीक है, कि अभी इतनी अर्निंग थी इधर, अभी इतनी अर्निंग हो गई, ये सारी चीजें। उसके बाद आता है टूल्स फॉर मेजरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंसेस। तो मैंने ये तुम्हें थोड़ा सा बता दिया था, बेंचमार्किंग, स्कोर कार्ड वगैरह। मैं थोड़ा और क्लियर कर देती हूँ। देखो, अगर मैं बात करूं कि कंपनी की परफॉर्मेंस के लिए, अभी तो मैंने जो बोला था वो थोड़ा सा एम्प्लॉयज के लिए भी था, बट कंपनी की परफॉर्मेंस में परफॉर्मेंसेस को ट्रैक करने के लिए सबसे ज्यादा क्या क्या यूज होता है, कौन से टूल्स यूज होता है? पहला होता है केपीआई यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, देन बेंचमार्क्स और स्कोर कार्ड्स, ठीक है। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या करते हैं, ये क्वांटिफाइबल मैट्रिसेस हैं, जहां पर देखो, केपीआई में क्या होता है, ये सारी चीजें बताएगा कि मंथली सेल कितनी हुई, कितने प्रोडक्ट्स डिफेक्ट निकले, कस्टमर्स कैसे थे, तो इन सब चीजों को बनाकर कंपाइल करता है, ये सारे डेटा को कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है और एक डिसीजन पर पहुंचता है समरी देके। तो इसको हम केपीआई बोलते हैं, ये केपीआई टूल होता है जहाँ पर ये मीनिंगफुल वैल्यूज लेगा, सारे डेटाज लेगा एंड देन उन सबको कंबाइन करेगा और पर क्लाइंट रिवेन्यू बताएगा कि हमें एक क्लाइंट से कितना रिवेन्यू मिला, एवरेज कितना रिजोल्यूशन मिला, ये सारा हमारा केपीआई का काम होता है ना। उसके बाद अगला होता है बेंचमार्क। तो बेंचमार्क में व्हेन वी आर कंपेयरिंग अवर इंडस्ट्री एवरेजेस टू अदर कंपनीज, है ना, या फिर बेंचमार्क्स इंटरनल एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। इंटरनल बेंचमार्क में हम खुद ही की पुरानी परफॉर्मेंस से कंपेयर करें कि पिछले साल हमने इतने का रिवेन्यू करा था, इस बार हमने इससे ज्यादा का रिवेन्यू करा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस का पता चलेगा। तो दो तरीके से बेंचमार्क होता है, इंटरनल जहां पर हम खुद की कंपनी को खुद ही से कंपेयर कर रहे हैं, एंड एक्सटर्नल बेंचमार्क्स जहां पर हमारे कंपिटिटर मैट्रिक्स है, ओके। उसके बाद स्कोर कार्ड्स इज लाइक अ बैलेंस स्कोर बोर्ड, जहां पर हर सेक्टर में किस तरीके से अपनी हमारी कंपनी ने परफॉर्म करा वो लिखा होता है। सो ये सारे टूल्स ही होते हैं। स्कोर कार्ड कंपाइल मल्टीपल केपीआईज इनटू स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क। ये एक बैलेंस स्कोर कार्ड होती है, यहाँ पर हम अलग अलग चीजों के बारे में बात करते हैं, स्कोर कार्ड्स वगैरह के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया ऑलरेडी। एंड उसके बाद आता है डैशबोर्ड एंड रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर। So many firms use a software dashboard that update KPI and chart dynamically. देखो, सबसे पहले हम ये केपीआईज बनाते हैं जहाँ पे सारा डेटा टाइप्स दिया होता है, लाइक डेटा वगैरह लिया एंड फिर एक इंफॉर्मेशन बना दी कि इतनी इतनी चीजें ये है, एक डिसीजन ले लिया कि क्या परफॉर्मेंस रहेगी, बेंचमार्क में कंपेयर करें। स्कोर बोर्ड में जो भी केपीआई की परफॉर्मेंसेस थी हर अलग अलग सेक्टर में, जैसे कस्टमर का सेटिस्फैक्शन इंडेक्स, उन सबको हम चार्ट्स के फॉर्म्स में दिखा रहे हैं, इन सब फॉर्म्स में दिखा रहे हैं। सो दिस इज अवर स्कोर कार्ड, मार्क्स के फॉर्म में दिखा रहे हैं। एंड डैशबोर्ड में फिर हम केपीएस एंड सॉरी लाइक स्कोर कार्ड्स में वी आर मार्किंग देम इन स्कोर्स, लाइक अगर कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है हमारे प्रोडक्ट से, वो मैंने एक स्टेटमेंट में बता दिया था सबसे पहले। नाउ स्कोर कार्ड में मैं उसको 1 to 5 रेटिंग दे रही हूँ कि अगर 5 है तो कस्टमर इज वेरी हैप्पी, दिस इज अवर स्कोर कार्ड। नाउ डैशबोर्ड में आई एम रिप्रेजेंटिंग दैट इन फॉर्म ऑफ चार्ट, कि चार्ट में 5 नंबर मिले दैट कस्टमर इज हैप्पी, सो दिस इज डैशबोर्ड, ओके। तो हम क्या करना है, फॉर्म्स में इन टूल्स को कंबाइन वगैरह करते हैं और ताकि हम अच्छे से कंट्रोल कर पाए। नाउ कंटेम्प्ररी इश्यूज इन कंट्रोल्स एंड दिस इज अवर लास्ट टॉपिक आई गेस, ओके। सो व्हाट इज कंटेम्प्ररी इश्यूज इन कंट्रोल? कंटेम्प्ररी मतलब जो टेम्पररी या जो कुछ इश्यूज होते हैं कंट्रोल करते वक्त, वो क्या क्या हो सकते हैं कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही अपने एम्प्लॉयज को। तो पहला होता है वर्क प्लेस कंसर्न, एम्प्लॉय थ्रेफ्ट एंड एम्प्लॉय वायलेंस। दीज आर द 3 reasons गिवन इन योर सिलेबस that are contemporary issues in control. So सबसे पहले वर्क प्लेस कंसर्न। समटाइम्स क्या होता है कि कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि आजकल के जो वर्क स्पेसेस होते हैं ना उनमें बहुत ज्यादा होता है कि डेटा लीक हो जाता है, साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज देखने को मिलते हैं, ठीक है, डेटा प्रिवेसी देखने को मिलती है। फॉर इंस्टेंस विद डिस्ट्रीब्यूटेड हाइब्रिड टीम, मैनेजर्स स्ट्रगल विद मॉनिटरिंग प्रोडक्टिविटी विदाउट इन्वेसिव प्रैक्टिसेस। लाइक आज के टाइम पे क्या होता है कि जैसे हाइब्रिड का जमाना है, लोग अपने घरों से भी काम करते हैं, अब घर पे जाके तो ट्रैक नहीं कर सकते, अब किसी के घर पे जाके ट्रैक करने के लिए वी नीड एक्चुअली गुड मॉनिटर, राइट। सो सब कभी कभी एक्सेसिव एम्प्लॉय सर्वेलेंस बहुत दिक्कत देता है।
ठीक है। और कभी कभार क्या होता है कि अगर मैं बहुत ज्यादा एक्सेसिव एम्प्लॉय सर्विलेंस करूँ तो एम्प्लॉयज को लगने लगता है कि लाइक कि क्या दे डोंट ट्रस्ट अस, है ना। इवन इफ इंटेंटेड इज कंट्रोल, लाइक कंट्रोल ही करना है, बट समटाइम्स इट इज नॉट गुड। कुछ कंसर्न्स होते हैं जैसे साइबर थ्रेट्स, कंपनी मस्ट कंट्रोल एक्सेस एंड encrypt data to prevent breaches. There are also ethical controls, clear policies on harassment, discrimination, and a self culture are crucial. COVID-19 or the rise of gig work have also shifted control challenges towards flexibility and wellness monitoring, है ना। तो कोविड-19 में ज्यादातर लोग अपने घरों में भी काम कर रहे थे, तो ये एक होता है वर्क प्लेस कंसर्न, लोगों को कंसर्न होता है। उसके बाद आते हैं एम्प्लॉय थ्रेफ्ट एंड फ्रॉड बाय एम्प्लॉयज रिमेन अ मेजर कंसर्न। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे कंट्रोलिंग में भी समटाइम्स देयर आर थिंग्स कि एम्प्लॉय ही थ्रेफ्ट कर देता है। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री सर्वे, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जहां पर उन्होंने अपना बहुत ज्यादा प्रॉफिट खोया है कॉज ऑफ एम्प्लॉय थ्रेफ्ट, है ना। मैंने अभी एक एग्जांपल भी बोला था। सो ये सारी सारी चीजें होती है, तो कंट्रोलिंग में दिक्कत आती है क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग हमारा रेवेन्यू बहुत अच्छा चल रहा है, सब चल रहा है, बट अगर वी आर काउंटिंग एट प्राइस देखें तो फिर वो दिक्कत हो रही है कि बीच में थोड़े फ्रॉड्स हो रहे हैं, है ना। तो एम्प्लॉय थ्रेट इज ऑल्सो कंटेम्पररी इशू। एक होता है वर्क प्लेस कंसर्न्स कि कितना ही कैमरे लगा दो, ये सारी चीजें। एक है एम्प्लॉय थ्रेफ्ट, और कभी कभार एम्प्लॉयज की भी गलती नहीं होती, देयर आर सम। कभी कभार क्या होता है कि टारगेट पूरे करवाने के चक्कर में एम्प्लॉय के साथ वायलेंस हो जाता है ना। बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है वर्क प्लेस, तो ये सारी चीजें फिर कंट्रोल, इसमें एक्चुअल में हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बड़ी दिक्कत हो गई। अगर एम्प्लॉय ही थ्रेफ्ट कर रहा है तो कैसे ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव कर पाएंगे। एम्प्लॉय के साथ भी वायलेंस हो रही है तो वो क्यों काम करेगा। सो ये सारी चीजें। सो वर्क प्लेस वायलेंस एंड एग्रेशन इज एन इंक्रीजिंगली डिस्कस कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन discussed control issues, especially in healthcare, retail, and education sector. It includes bullying, harassment, and even physical attacks. तो यहाँ पर ये सारी चीजें अगर होंगी और लोगों को सेफ ही नहीं फील होगा तो तुम कैसे अपना गोल अचीव कर पाओगे। Statistics and response. So US Bureau of Labor Statistics report that over 37,000 workers are victim of workplace violence, and it is not even in India. यहाँ पर लिखा है कि यूएस में ऐसा हुआ है। इन रिस्पॉन्स कंपनीज अडॉप्ट प्रिवेंटिव कंट्रोल्स, तो यहाँ पर इसके रिस्पॉन्स पर कंपनीज ने स्ट्रिक्ट पॉलिसीज का यूज करा है, ये सारी चीजें ना हो। सो इस चैप्टर में तुम्हारा बस इतना ही था। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। बाकी नोट्स इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स।